चलिए प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चंदन कुमार जी, मदन गोपाल जी, रेमझिम कुमारी यादव, निम्मी सिंह, सलोनी शर्मा जी, अंजलि जी, तमाम साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी प्यारे भाई बहनों का आपका ये भाई बहुत 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 स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। शुक्रवार को आपकी क्लास नहीं ले पाया था, ऑफिस जाना था, शनिवार को मीटिंग थी, है ना, और वापस उज्जैन के लिए रवानगी लेना थी, नहीं ले पाया। रविवार आराम किया, दिन भर सोया, है ना, और पता ही नहीं चला, सुबह 8:30 बजे मैं उज्जैन आ गया था, 9 बजे तक घर पहुंच गया था, और बिल्कुल ऐसा गधे घोड़े बेच करके सोया था कि रात को शाम को 7 बजे मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मैंने एक भी करवट नहीं ली, चुपचाप बस पड़ा रहा, है ना। मैंने सोचा, मैंने कहा शायद सुबह की 6 बज गई, सुबह की 7 बज गई है। मैंने उठकर देखा, मैं बाहर निकला तो अंधेरा छाया हुआ था। मैंने कहा अरे भाई, ये तो रात की ही 7 बजी हुई है। फिर वापस में से उठा, खाना खाया, फिर सो गया मेरे दोस्त। फिर अगले दिन उठा। करते हैं क्या होता है ना कि जब लोकल में सफर करते हैं तो ऐसी ही घटना आपके साथ घटती है। सूझ नहीं पड़ रही थी मेरे को कि करना क्या है। और आज सुबह उठा वापस से, मैं 7:30 बजे लगभग नींद खुल गई। मैंने कहा भाई उठो, और मोबाइल देखा तो 1 सितंबर। मैंने कहा भाई 1 सितंबर है, क्लास लेना है ना। फिर मैं उठा, सुबह एक मैराथन ली, फिर मैंने अभी शाम को 5 बजे एक और क्लास ली एसएससी जीडी में, और अब आपकी एक क्लास ले रहा हूं। तो सभी को जय श्री महाकाल, सभी को जय हिंद, सभी को ढेर सारा प्यार। अब कक्षा की शुरुआत करते हैं। पानी पी लूं? तो आइए जरा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट टाइम यही क्लास होगी आपकी, है ना, जिसमें हाँ यूपी पुलिस और इसमें क्या क्या मैंने पढ़ाया था वो एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं आप लोगों को। लास्ट टाइम मैंने शेयर मार्केट लिखवाया था, मुद्रा बाजार के उपकरण, है ना, जीएसटी शुरू कर दिया था, और जीएसटी में जीएसटी की दरें, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया था यार। आज तो फिर ये वाला पार्ट मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम उतना करेंगे। और एक बात और मेरे साथियों की, आप लोगों की एग्जाम में जो जो टॉपिक आते हैं ना, उन सभी टॉपिक को मुझे कवर कराना है, तो जल्दबाजी मत करना। 3-4 दिन और लगेंगे क्लास को पूरा होने में, ठीक है। सुनो, मैंने लास्ट टाइम आपको यह पढ़ाया था कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। फिर मैंने आपको यह बताया था कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, और यह गंतव्य आधारित कर भी है, इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के नाम से भी जो है कहते हैं। और इसको जीएसटी को सबसे पहले जो लागू किया गया था वो कहां पर लागू किया था? फ्रांस में लागू किया गया था। कहां से? फ्रांस में लागू किया गया था, याद रखना है। 1954 में इसको फ्रांस में लागू किया गया था। फिर मैंने बताया था कि भारत में इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, इसीलिए 1 जुलाई को प्रति वर्ष, याद रखना है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्या बोलते हैं? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और दूसरा राज्य बिहार था। तीसरा अंतिम राज्य की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, ये उस समय राज्य था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया 31 अक्टूबर 2019 को, है ना। तो ये बात मैंने आपको यहां पर बताया। अगला, इसकी सिफारिश किसने की थी जीएसटी को लागू करने की? तो एक समिति थी जिसका नाम था विजय केलकर समिति। इसी समिति को विजय केलकर टास्क फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसने मेरे साथियों जीएसटी की सिफारिश की थी। और जीएसटी के जनक जो हैं उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीएसटी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगली बात, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन होते हैं? तो अमिताभ बच्चन जी जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि पहले आपको अमिताभ जी की आवाज हर जगह दिखाई देती थी, फोन लगाते थे तो हर जगह आवाज देते, पता चला कोई अस्पताल में एडमिट है और पहले अमिताभ जी बोलते थे नमस्कार देवी और सज्जनों, है ना, तो अच्छा नहीं लगता था, तो उसको हटा दिया गया। इसका नारा क्या था जीएसटी को लागू करने का? एक कर, एक बाजार, एक राष्ट्र, वन टैक्स, वन मार्केट, वन नेशन की बात यहां पर की गई और जीएसटी को लागू किया गया था, याद रखना है। जीएसटी संग्रहालय कहां पर है? गोवा में है। जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? असीम दास गुप्ता समिति। एक कमिटी बनाई थी जो जीएसटी की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड थी, उस कमिटी का नाम था असीम दास गुप्ता समिति। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अगली बात, जीएसटी की दरें कौन कौन सी है? 5%, 12%, 18% और 28%, ये जीएसटी की दरें हैं। फिर मैंने बताया जीएसटी के घटक कौन कौन से हैं। तो ऐसे तो जीएसटी के 3 घटक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही वसूलती है। दूसरा मेरे साथियों, एक होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। आ गई बात समझ में? फिर तीसरा है आपका आईजीएसटी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जो आईजीएसटी होता है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। और आईजीएसटी कहां पर लगाया जाता है? तो याद रखना है, जब किसी भी वस्तु और सेवा को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच
है ना, पहुंचाया जाता है, तो वहां पर ये जीएसटी लगाया जाता है, आईजीएसटी। तो मैं लिख देता हूं, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य लगाया जाता है, राज्यों के मध्य लगाया जाता है, मध्य लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो जीएसटी, जीएसटी जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कौन सा लगाया जाता, आईजीएसटी को लगाया जाता, आईजीएसटी, है ना, आईजीएसटी। अब याद रखना एक और होता है मेरे साथ, ऐसे तो 3 घटक होते हैं, आपके यूपी पुलिस की एग्जाम में आया था ये सवाल, पर एक और घटक मैं आपको बता देता हूं जिसको बोलते हैं यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी। और यूटीजीएसटी को हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी, है ना, या फिर इसी को संघ शासित प्रदेश जीएसटी के नाम से जानते हैं, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, है ना, तो आप लिखेंगे संघ शासित प्रदेश जीएसटी, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश जीएसटी के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो यूटी जीएसटी ये जीएसटी का एक और घटक है। अगला लिखेंगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे क्या लिखेंगे, इससे आगे हम ये लिखेंगे कि देखो जो, अच्छा जीएसटी किस पर लगता है, वस्तु और सेवा पर लगता है। भाई किसी वस्तु पर लगता है, किसी सेवा पर लगता है। जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहां पर भी जीएसटी लगता है, क्योंकि आपने, रेस्टोरेंट वालों ने आपको सेवा दी, तो सर्विस दी ना, तो सेवा के एवज में जीएसटी लगता है। तो याद रखना, आप तो जीएसटी दे दोगे, है ना, तो उनके पास में उस रेस्टोरेंट के सामने देखना जीएसटी आईएन नंबर लिखा होता है, जीएसटी आईएन लिखा हुआ होता है। और जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको बोलेंगे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से आप इसे जानते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आप इसे कहते हैं जीएसटी आईएन नंबर। एक मिनट, इस पेज को हटा दो, है ना, शुरू से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। जीएसटी आईएन, इसको हम बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने अंकों का होता है जल्दी से बताएंगे, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मेरे दोस्त याद रखना, ये 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 15 डिजिट का होता है, ये 15 डिजिट का होता है मेरे साथियों, 15 अंकों का होता है। सवाल ये भी आया था यूपी पुलिस में कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंकों का होता है, 15 अंकों का होता है, ऐसा क्या है, ठीक है, 15 अंकों का होता है, ये बात आपको याद रखना है ना। ये किन लोगों को चाहिए, एक फर्म को चाहिए, एक फर्म को जीएसटी आईएन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्या कारण है, तो इसलिए पड़ती है कि वो फर्म अपना जीएसटी रिटर्न भरती है ना, जब तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जीएसटी आईएन नंबर की आवश्यकता जीएसटी रिटर्न में काम पड़ती है, ये बात आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़े। अगली बात क्या है, अगली बात है जीएसटी काउंसिल को लेकर के। जीएसटी काउंसिल, अच्छा जीएसटी काउंसिल से पहले मैं आपको बताता हूं, हाँ मैंने नहीं बताया, सुनो, हमारे देश की संसद के अंदर क्या क्या हुआ, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन से आया, क्या कुछ बात है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमारी संसद के अंदर मेरे साथियों याद रखना है 122वां संविधान संशोधन बिल रखा गया। तो हमारी संसद के अंदर 122वां संविधान संशोधन बिल, बिल को हम बोलते हैं विधेयक, एक्ट नहीं बोलते, विधेयक बोलते हैं, बिल, 122वां संविधान संशोधन बिल, संशोधन बिल। और बिल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विधेयक के नाम से जानते हैं। ओके, बिल बोलते हैं, बिल इसको। ये रखा गया 2016 में रखा गया था, याद रखना 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 रखा गया। ओके, अब हम बताते हैं ये मेरे साथियों आप लोगों को, ये जब रखा जाता है तो फिर ये पारित होता है, ये पास होता है, ये बिल पास होता है, ये बिल पास होता है। इसको सबसे पहले रखा गया था राज्यसभा में, तो ये राज्यसभा से पहले क्या होगा, पारित होगा, राज्यसभा से ये पारित होगा। और दूसरी बात मेरे साथियों, जब राज्यसभा से पारित हुआ, कब हुआ, 3 अगस्त को, जी हां 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा से पारित हुआ है ये बिल, ठीक है, ये बिल राज्यसभा से पारित हुआ है। फिर दूसरी बात, ये जो बिल है फिर लोकसभा में आया, और लोकसभा में आने के बाद ये कब पारित हुआ, तो
तो ये 8 अगस्त 2016 को लागू हुआ। 8 अगस्त 2016 को पारित हो गया लोकसभा से भी। अब जब भी कोई बिल है अगर वो संविधान में संसद में रखा जाएगा तो वो पहले पारित होगा। जब पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, उसके बाद में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होंगे उसके ऊपर। तो याद रखना, अगला लिखेंगे राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर, प्रेसिडेंट साहब के हस्ताक्षर। तो राष्ट्रपति, आप लोग कमेंट करके बताएंगे उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कमेंट करके बताएंगे। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए ठीक 1 महीने बाद, बोले तो 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2016 का हुआ, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए। अब जब राष्ट्रपति जी के भी हस्ताक्षर हो गए इस 122वें बिल पर, तब जाकर के देश के अंदर संविधान संशोधन किया गया। आ गई बात समझ में। और कौन सा संविधान संशोधन लेकर के आए देश के अंदर, तो लेकर के आए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए, ये भी 2016 में ही आया था। आ गई बात समझ में। तो ये मेरे साथियों जीएसटी जो है एक प्रकार का टैक्स सुधार माना जाता है, बहुत बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। कहा कि बहुत बड़ा टैक्स सुधार है। ओके, प्रणब मुखर्जी आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो अगली बात मेरे साथियों, अगली बात क्या है जरा वो यहां पर देखना। जीएसटी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ना, देखना जीएसटी की मेन वेबसाइट पर मैं जाता हूं। ये जीएसटी की मेन वेबसाइट है, जीएसटी पोर्टल। ओके, और एक बात और पूछी गई थी आपसे, वो क्या पूछी गई थी जरा वो समझने की कोशिश करना। आपसे ये पूछी गई थी कि जीएसटी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो जीएसटी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखो यहां पे आपको पता चलेगा, यहां पे नहीं यार, ऊपर पता चलेगा। ये अरे ये देखना, कैसे बताऊं इसको, देखो देखना, ये देखो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये gst.gov.in यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो ये देखो gst.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सवाल पूछा गया था कि बताओ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो यही है मेरे साथियों gst.gov.in। www. आप चाहे तो लिख सकते हैं, पर ये जरूर याद रखना है gst.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं यहां पर पहले तो आपको यह भी बताऊंगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां लिखूं, अगले पेज पर ही लिख दूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो याद रखना है मेरे साथियों gst.gov.in, .in है केवल। ओके, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ऐसे सवाल आए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट है। ओके, अब देखो ये पहला पेज है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, राज्य और संघ शासित प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहां पर नीचे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है, हालांकि मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, पर फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा। है ना, सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर सर्विस, रिफंड, ई वे बिल सिस्टम, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड, होम, है ना, और सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर, बहुत सारी चीजें हैं, इनवॉइस, है ना। देखो ये यहां पर लिखा हुआ है जीएसटी हिस्ट्री, इस पर मैं क्लिक करता हूं, जीएसटी की हिस्ट्री पर मैं क्लिक करता हूं, भाई हो जा क्लिक। देखो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपके काम का नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूं, शायद कुछ चीजें आपको देखने को मिले। इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी के अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। द आइडिया ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फॉर इंडिया, वाज फर्स्ट
mooted 16 years back, मतलब 16 साल पहले मेरे साथियों ये आइडिया आया था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसीलिए जीएसटी के पिता किसको कहा जाता है, तो याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। Thereafter, on 28th February 2006, the then Union Finance Minister in his budget for 2006-7 proposed that GST would be introduced from 1st April 2010. The Empowerment Committee of State Finance Ministers (EC), which has formulated the design of state weight, was requested to come up with a roadmap and a structure for the GST. है ना, joint working groups of official having representatives of the states as well as center were set up to examine various aspects of the GST and draw up reports especially on exemptions and threshold, taxation of services and taxation of interstate supplies based on discussions within and between it and the central government. The EC released its first discussed paper on GST in November 2009. EC ने रिलीज किया था पहला पेपर. The FDP spelled out of the features of the proposed GST and has formed the basic of the present GST laws and rules. In March 2011, Constitution 115 जो amendment bill था was introduced in Lok Sabha to enable levy of GST. However, due to lack of political consensus, the bill lapsed after the dissolution of 15th Lok Sabha in August. देखो भाई ये पहले भी रखा गया था, ठीक है, और नहीं लागू हो पाया। ये 16 साल पहले भी रखा गया था, नहीं लागू हो पाया, लेकिन ये फाइनली 2016 में लेकर के आए और बिल पास हुआ। यहां पर भी लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। ओके, जीएसटी काउंसिल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, मुझे इस पर जाना था। ये जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है एज पर आर्टिकल 279A of the amendment constitution. The GST council is a joint forum, है ना, of the center and state and consists of the following members. आप देखेंगे इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके मेंबर होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये इसके सदस्य होते हैं। बाकी द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी इसके मेंबर होते हैं। कुल मिलाकर के 33 मेंबर्स इसमें होते हैं। ये इसके कार्य हैं, ये सब कुछ है ना, जीएसटी क्या क्या फॉलोअर्स करता है, ये सब बातें। खैर मैं आपको लिखवा देता हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या खास बातें हैं। आइए जरा, तो मैं हेडिंग डालता हूं जीएसटी काउंसिल। क्या हेडिंग डालूंगा? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, है ना। अब देखो जीएसटी काउंसिल के बारे में क्या हमें देखना है। सबसे पहली बात तो ये कि जीएसटी काउंसिल जो है इसका जिक्र कहां पर है, आ गई बात समझ में। तो इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 279 क्लोज ए में है। तो जीएसटी काउंसिल का जिक्र है आर्टिकल नंबर 279 क्लोज ए। ये कैपिटल ए लिख रखा है। कैपिटल ए और स्मॉल ए का अंतर समझते हो? कैपिटल ए का मतलब होता है कि वह अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। और स्मॉल ए का मतलब, अगर स्मॉल लेटर में एबीसीडी लिखी हुई होती है, इसका मतलब है कि ये मूल संविधान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मूल संविधान। संविधान जैसा बना था ना उस समय से है ये पार्ट। पर ये जीएसटी काउंसिल में तो कैपिटल ए है, इसका मतलब है कि ये किससे मिलकर के बना है? तो याद रखना है मेरे दोस्त, ये किससे मिलकर के बना है? तो याद रखना है ये किससे मिलकर के बना है? ये अमेंडमेंट से मिलकर के बना है। किससे? अमेंडमेंट से मिलकर के बना है। ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए भाई, तो जीएसटी काउंसिल का जिक्र किसमें है? आर्टिकल नंबर 279A में इसका जिक्र है जीएसटी काउंसिल का। अब अगली बात, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसका नेचर कैसा है? जीएसटी काउंसिल का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है? जीएसटी काउंसिल की प्रकृति कैसी? इसका जिक्र संविधान के अंदर है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो याद रखना संवैधानिक होगी। संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर सवाल यह पूछा जाए कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल आप इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसका जिक्र किसमें है? तो इसका जिक्र संविधान के अंदर है, एक आर्टिकल में है। इसलिए मेरे साथियों
इसका जिक्र किसमें है? संविधान के अंदर है। इसलिए जीएसटी काउंसिल जो है इसका जिक्र संविधान के अंदर है। इसलिए कैसा निकाय है जीएसटी काउंसिल? एक संवैधानिक संस्था है। अच्छा, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है और कब किया गया? इसको कॉन्स्टिट्यूट किसने किया? तो इसका गठन किया गया 12 सितंबर 2016 को। कब किया गया? 12 सितंबर 2016 को इसका गठन किया। किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका गठन किया गया है। यह बात भी आपको यहां पर याद रखना है। चलो बढ़े, आगे बढ़े। देखो अब अगली बात क्या है मेरे दोस्त कि जीएसटी काउंसिल का गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा मेरे साथियों किया गया। राष्ट्रपति जी इनके द्वारा किया गया है ना। जीएसटी काउंसिल का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। ये बात आपको यहां पर याद रखना है। 12 सितंबर को किया गया है, ठीक है। अगली बात मेरे साथियों, ये क्या काम करता है जीएसटी काउंसिल? इसका काम क्या, इसका फंक्शंस क्या क्या है? जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या क्या है मेरे दोस्त? तो याद रखना ये क्या काम करता है। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, जीएसटी काउंसिल ये काम करता है कि कौन कौन सी वस्तुओं पर कितना जीएसटी लगेगा, किन किन वस्तुओं को जीएसटी के अंदर रखना है, किन किन वस्तुओं को जीएसटी से बाहर करना है, ये सारा का सारा निर्णय जीएसटी संस्था लेती है। ओके, तो हम लिखेंगे इसका पहला कार्य लिखेंगे कि वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाना। वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाना पहला काम है इसका। वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों का निर्धारण करना, ऐसा लिखो। जीएसटी की दरों का निर्धारण करना, वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों का निर्धारण करना पहला काम, कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगेगा और कब लगेगा कब नहीं लगेगा, वो सब बात है। दूसरी बात, दूसरा इसका काम है मेरे साथियों कि कौन कौन सी वस्तु को जीएसटी के दायरे में रखना है और किस किस वस्तु को जीएसटी के दायरे से बाहर करना है, यह भी इसी का काम है जीएसटी काउंसिल का। तो लिखेंगे विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को, ऐसा लिखेंगे। तो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी के दायरे से अंदर बाहर करना। जीएसटी के दायरे से अंदर बाहर करना, अंदर बाहर करना, यह बात भी आपको यहां पर याद रखना है कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगाना है, किस वस्तु को जीएसटी के दायरे से बाहर करना है। इसका डिसीजन भी कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगी। आगे बात समझ में? तो यह डिसीजन कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल ही इसका डिसीजन करेगी। यह बात भी आपको यहां पर याद रखना है। ओके, बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? बहुत आसान है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है ना जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी परिभाषा है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से एक बार बता दे कि हाँ सर यहां तक की बातें समझ में आ गई है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? सभी लोग मुझे बताएंगे कि हाँ सर यहां तक की बातें हो गई है, अब हमें आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए। अब मैं आपको जीएसटी से संबंधित आगे की बातें बताने की कोशिश करूंगा। ओके, सही है, समझ में आ गई बात यहां तक की? ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, क्या बात है।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कार्यों की बात कर लिए, तो अब हम सदस्यों की बात करेंगे। कई बार सवाल आया हुआ है, यूपी पुलिस में ही आया हुआ है कि बताओ मेरे दोस्त, इसके इसके कार्य हो गए, इसके इसके संरचना के बारे में हमें बता दो, स्ट्रक्चर के बारे में बता दो कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। तो लिखेंगे संरचना, इसकी संरचना के बारे में हम बातचीत करेंगे, स्ट्रक्चर। तो इसकी संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो इसकी संरचना में अगर हम सबसे पहली बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष साहब होते हैं, इसमें अध्यक्ष होते हैं, अभी हमने देखा भी था। और अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है, वो जीएसटी काउंसिल के क्या है, अध्यक्ष है। और जब जीएसटी काउंसिल लाया गया था उस समय जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष थे अरुण जेटली जी। अब तो खैर जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, पर याद रखना है इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उनका नाम है अरुण जेटली जी, अरुण जेटली, अरुण जेटली जी मेरे साथियों इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखना है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान केंद्र मंत्री कौन है, वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, बताएं, बताओ बताओ सर। जीएसटी परिषद, हाँ यही जीएसटी परिषद है अंशु जी, जीएसटी काउंसिल को ही जीएसटी परिषद कहा जाता है बहना हिंदी में। बहुत बढ़िया, केंद्रीय वित्त मंत्री मान्यता जी बताओ। अरुण जेटली जी पहले थे, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कृष्णा जी जवाब दीजिए, वर्तमान में कौन है। तो निर्मला सीतारमण जी है ना, आपका जवाब नहीं आया ऐसे मेरे पास। तो वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी है, निर्मला सीतारमण जी ये वर्तमान में कौन है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। नहीं पता, अरे ऐसे कैसे नहीं पता, ताई जी, ताई जी तो है निर्मला सीतारमण जी, जवाब देने में बहुत देर कर दी आपने। अच्छा इसके सदस्य कौन होते हैं, जीएसटी काउंसिल के सदस्य कौन होते हैं, मेंबर्स। तो देखो इसके सदस्य कौन होते हैं मैं आपको बताता हूं। सभी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के यूटी इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, यूटी यूटी सभी राज्यों और यूटी के वित्त मंत्री इसके कौन होते हैं, सदस्य होते हैं। मैं आपको सिंपल से शब्दों में एक बात बताना चाहूं कि वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या है 33। ये सवाल कई बार आया हुआ है कि बताओ जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मेरे दोस्त 33 होती है। बहुत बार आया हुआ है सवाल, बहुत बार, ओके बहुत बार सवाल आया हुआ है कि वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है, 33 है। और इसके सदस्य होते कौन हैं, तो याद रखना सभी राज्यों एवं यूटी के, सभी राज्यों एवं यूटी, यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री मेरे साथियों इसके कौन होते हैं, के वित्त मंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। ओके बहुत बढ़िया शानदार। 33, 28 तो राज्य है और 3 यूटी है ना, कितने हो गए, 31 हो गए, आ गई बात समझ में। और 2 राज्य मंत्री होते हैं इसके अंदर, हाँ जी, आर स्टेट्स एंड इट्स फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट्स एंड यूटी लिखो, यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगली बात करें मेरे साथियों, ये तो जीएसटी काउंसिल के बारे में बात हो गई है, बेसिक सी बात है जो कि मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है ना, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। अब देखो अगली बात, अगली बात मेरे साथियों हमें यह देखना है कि मैंने आपको यहां पर यह बताया कि जीएसटी काउंसिल ही इस बात का निर्धारण करेगी कि कौन सी वस्तु पर कितना जीएसटी लगना है और किस वस्तु को या किस सेवा को जीएसटी के दायरे के अंदर बाहर करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि जीएसटी से बाहर कौन कौन सी वस्तुएं हैं, है ना। तो अगला हेडिंग डालेंगे जीएसटी के बाहर या जीएसटी के दायरे से बाहर, जीएसटी के दायरे से बाहर कौन कौन सी मदें हैं, आइटम्स कौन कौन से हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। कहने का मतलब यह है, तो देखो एक तो मानव उपभोग के लिए शराब, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, आपने सुना ही होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है ना। और राज्य सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है दारू, दारू 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 समझते हैं, पौवा, पौवे पर जीएसटी नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि राज्य सरकार उससे ज्यादा
रेवेन्यू जनरेट करती है। हाँ, वो बात एक अलग है कि कुछ राज्यों में बैन कर दिए गए हैं, आपको पता ही है ना। तो याद रखना है, ये मेरे साथियों जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई वस्तुओं में एल्कोहल आएगा, एल्कोहल, एल्कोहल। और ये एल्कोहल मानव उपभोग के लिए है। एक बच्चा पूछ रहा है सर सैलरी में कितना जीएसटी लगता है। मेरे भाई सैलरी पर जीएसटी किसने बोला लगता है? सैलरी पर जीएसटी किसने बोला लगता है? सैलरी पर जीएसटी कहीं नहीं लगता। जीएसटी केवल वस्तु और सेवा पर लगता है। सैलरी वस्तु है क्या या सेवा है, बताओ? सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता है। सैलरी आपकी इनकम है, उस पर इनकम टैक्स लगता है, वहां जीएसटी नहीं लगता। तो एल्कोहल मानव उपभोग हेतु शराब, मानव उपभोग हेतु मेरे साथियों शराब, मानव उपभोग हेतु शराब, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा जीएसटी किस पर नहीं लगता है? तो दूसरा मेरे साथियों जीएसटी के दायरे से बाहर है तंबाकू, टोबैको प्रोडक्ट आप इसे बोलते हैं, तंबाकू उत्पाद। गांव में देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके तंबाकू उत्पाद बनाते हैं, वो ऐसे तंबाकू ले लेते हैं, चूना ले लेते हैं, फिर ऐसे हाँ बेटा, है ना वो, ठीक है। तो तंबाकू उत्पाद, इसके अलावा अफीम, अफीम पर भी जीएसटी नहीं लगता, अफीम पर भी नहीं लगता। फिर मेरे साथियों आप लिखेंगे, अफीम के बाद में लिखेंगे मेरे दोस्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो जैसे क्रूड ऑयल आ गया आपका, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन ये सब बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर जीएसटी नहीं लगता। दूसरा मेरे साथियों पेट्रोल पर भी नहीं लगता, पेट्रोल, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। तीसरा मेरे साथियों डीजल, डीजल पर भी जीएसटी नहीं लगता है। फिर मेरे साथियों चौथा लिखेंगे, चौथा, चौथा है एविएशन फ्यूल, वायुयान का जो ईंधन है ना, एविएशन फ्यूल, एविएशन, एविएशन फ्यूल, जो हवाई जहाज में ईंधन ईंधन डलता है ना, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा, पांचवा लिखना मेरे साथियों नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। केरोसिन, केरोसिन पर भी जीएसटी नहीं लगता है। अरे घासलेट बोलते हैं हमारे मालवा में इस पर, घासलेट, घासलेट पर भी जीएसटी नहीं लगता है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं स्टांप ड्यूटी। स्टांप ड्यूटी राज्य सरकार के द्वारा वसूली जाती है। आप स्टांप पेपर पे लिखवा लेता ना, अरे स्टांप पेपर पे लिखवा लो, जैसे किरायानामा, किरायानामा बोलते, किराया चिट्ठी भी बोल देते हैं, ठीक है। उसको, उस पर जीएसटी नहीं लगता, किरायानामा, उस पर राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज पर जीएसटी नहीं लगता, प्रिया कह रहे हैं हाँ ये सब अच्छी अच्छी चीज है ना, तंबाकू ने, अफीम ने, पेट्रोलियम ने, अल्कोहल ने, ये अच्छी अच्छी चीज है, ठीक है। एक भाई कह रहा है भाई अब क्लास बंद कर दो, अब अंधेरा हो गया है। अंधेरा कायम रहे महामहिम, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बात समझ में आ गई। तो जीएसटी के दायरे से बाहर कौन कौन सी वस्तु। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी जीएसटी में कुछ बदलाव चल रहे हैं, तो मैं इस चीज से अभी बच रहा हूं लिखवाना कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगता है। जैसे ही ये सुधार हो जाएंगे, जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आएगी, आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का मुद्दा बना करके इस चीज को लेकर के आऊंगा कि सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं, संविधान में क्या क्या बदलाव हुए हैं, और संसद में क्या क्या चीजों पर निर्णय लिए गए हैं जीएसटी को लेकर के। तो उसका एक वीडियो लेकर के आऊंगा, वो भी आप अपने इन नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। आ गई बात समझ में? तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप अपने पेज को छोड़ दीजिए, एक पूरा पेज छोड़ दीजिए जीएसटी के लिए, ताकि अभी आपके जीएसटी में कुछ रिफॉर्म होने वाले हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि कैसे कैसे रिफॉर्म होने वाले हैं, तो सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे रिफॉर्म होने वाले, देखिएगा जरा। आ, अरे
एक मिनट मेरे दोस्त, ये तो मजे ले रहा है अब अपने, चिपक रहा है तो। क्यों भाई? है ना, याद रखना है, मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाऊं कि अभी जीएसटी से संबंधित कुछ रिफॉर्म होने वाला है, और ये एक अच्छा सुधार माना जा रहा है। अभी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना, भाषण देकर के इसके बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। और जीएसटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सर बताएं बताएं बताएं, है ना, कौन किसका सवाल है? मान्यता जी। सर एक पहले भी पेज छोड़ चुके हैं आप, उनसे तो कुछ नहीं लिखा है। अरे दीदी, कौन सा पेज छोड़ने की बात करी मैंने जीएसटी को लेकर के बात की है ना। मत छोड़िए, बाद में लिख लेना, ऐसा क्या है, आपकी इच्छा, है ना, आपकी इच्छा, मत छोड़ो, मत लिखो, है ना, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये जीएसटी जीएसटी हमने खेला। अब जीएसटी के अलावा हम एक नए टॉपिक को खेलते हैं मेरे दोस्त, और वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक है आपका बहुत ही शानदार सा, गरीबी और बेरोजगारी। तो मैं हेडिंग डालता हूं, गरीबी और बेरोजगारी, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि आज तो हम गरीबी को ही पढ़ पाएंगे, गरीबी, पुअर्टी। तो गरीबी के बारे में हमें पढ़ना है, दरअसल गरीबी क्या है। तो आप सब जानते हैं कि गरीबी क्या है। गरीबी मेरे साथियों एक दशा है, एक स्थिति है, एक सिचुएशन है ना। तो मैं आपको बता दूं कि गरीबी क्या है। तो गरीबी, अरे क्या हो गया है, बोर्ड को कौन बैठा है, मक्खी वक्खी है क्या? तो याद रखना है, गरीबी क्या है, एक दशा है। तो लिखें, एक ऐसी दशा या स्थिति, एक ऐसी दशा, दशा को हम बोलते हैं सिचुएशन। गरीबी एक ऐसी दशा है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति अपनी, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, और मूलभूत आवश्यकताओं को आप लोग किस नाम से जानते हैं? बेसिक नीड्स के नाम से जानते हैं। जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है, से वंचित रहता है। मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है, इस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी। भाई अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता है तो हम उसे कहेंगे वो व्यक्ति क्या है? गरीब है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या है? गरीब है मेरे दोस्त, हम इसे ये कहते हैं, ओके, कि वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। अब देखना मेरी बात को, मूलभूत आवश्यकताओं में कौन कौन सी चीजें आती है? मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स में कौन कौन सी चीजें आती है? सबसे बड़ी बात तो रोटी आती है इसके अंदर, रोटी। रोटी मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति रोटी से भी वंचित है, रोटी भी नहीं खा पा रहा है, तो हम कहेंगे व्यक्ति गरीब है। आगे बात समझ में? इसके अलावा आता है कपड़ा। अगर किसी व्यक्ति के तन पर कपड़ा भी नहीं है ठीक ठाक तरीके का, है ना, वो पहन भी नहीं पा रहा है, फटे टूटे कपड़े पहन रहा है, हम कहेंगे ये व्यक्ति क्या है? गरीब है, गरीब। आ गई बात समझ में? फिर दूसरी बात, रोटी कपड़ा के बाद में हम लिखेंगे मकान। मकान, अगर कोई व्यक्ति मकान उसके पास नहीं है, उसके पास छत नहीं है, तो हम कहेंगे वो व्यक्ति भी क्या है? वो क्या है मेरे दोस्त? गरीब है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी के अंदर आता है शिक्षा। शिक्षा, एजुकेशन। अब आजकल शिक्षा को भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा की प्राप्ति भी नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। इसके अलावा मेरे साथियों हम बात करेंगे स्वास्थ्य, हेल्थ। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। आ गई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं बेसिक नीड्स। रोटी कपड़ा मकान को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक नीड्स के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि गरीबी के प्रकार कितने हैं। क्या देखना पड़ेगा कि गरीबी के कितने प्रकार हैं? गरीबी के प्रकार कितने हैं? गरीबी के प्रकार कितने हैं?
देखो, गरीबी के प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ पुअर्टी की अगर हम बात करें कि गरीबी के कितने प्रकार है, तो गरीबी के दरअसल दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है, दो प्रकार। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं वो जरा ध्यान रखना। ये दो प्रकार कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। क्या बोलते हैं? एक को सापेक्ष गरीबी आप इसे कहते हैं, सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। और जो दूसरा प्रकार है उसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। किस नाम से जानते हैं? सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी के नाम से जानते हैं। तो सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, ये दो प्रकार की गरीबी है, दोनों प्रकार आपको पढ़ने हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आइए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे साथियों सापेक्ष गरीबी के बारे में। आओ जरा, क्या लिखवाता हूं मैं? सापेक्ष गरीबी। तो मैं हेडिंग डलवाता हूं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी को ही मेरे साथियों तुलनात्मक गरीबी भी कहते हैं। तुलनात्मक गरीबी, कंपेरेटिव पुअर्टी आप इसे कहते हैं, क्योंकि सापेक्ष गरीबी में क्या की जाती है? तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है मेरे साथियों, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? सापेक्ष गरीबी में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे इसमें किसी व्यक्ति की तुलना, इसमें किसी औसत व्यक्ति की तुलना, इसमें किसी औसत व्यक्ति की तुलना, किसी औसत व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के इसमें किसी औसत व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति की आय, उपभोग, उपभोग को हम बोलते हैं कंजप्शन, कि वो कहां कहां खर्च कर रहा है, ठीक है। तो आय, उपभोग, उपभोग को हम बोलते हैं कंजप्शन, कंजप्शन के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें किसी औसत व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति की आय, उपभोग तथा वितरण, वितरण का मतलब होता है एलोकेशन, एलोकेशन मतलब वो संसाधनों का वितरण, कि उसके पास कौन कौन से साधन है ना, इसको हम बोलते हैं कि उसके पास कौन कौन से साधन है। तो इसमें किसी औसत व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति की आय, उपभोग एवं वितरण से की जाती है, से की जाती है, ओके, से की जाती है। तो सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? तो याद रखना है, आय की तुलना की जाएगी कि वो फलाना व्यक्ति तो इतनी इनकम कमाता है। इसके अलावा उपभोग की, कि वो फलाना व्यक्ति तो इतना इतना खर्च करता है और मैं तो इतना खर्च करता ही नहीं हूं। आ गई बात समझ में? ये बात आपको याद रखना। अंकित कह रहे हैं सर किस पर कितना जीएसटी लगता है वो तो बता दीजिए। मेरे लाल टमाटर पीले नीले हरे, शायद मैंने क्लास में बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि अभी चेंजेस होने वाला है। अभी दो टैक्स स्लैब जो है वो आपकी समाप्त होकर के नई टैक्स स्लैब का सृजन हो रहा है ना, उसमें कुछ सुधार हो रहा है, तो वो आपके लिए पुराना डेटा हो जाएगा। इसलिए थोड़े दिन रुक जाइए, जैसे ही कुछ अपडेट आती है इसके बारे में मैं आपको हर एक नई चीज बता दूंगा, है ना। क्योंकि जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो उसमें इस चीज का डिस्कशन किया जाता है कि नई वस्तुएं पर कौन कौन सा जीएसटी लगेगा, पुरानी वस्तुओं में क्या क्या बदलाव किया जा रहा है, वो हमेशा बदलाव होता रहता है। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। चलिए अब देखो सापेक्ष गरीबी का जो मापन है वो किस विधि से किया जाएगा। इसका जो माप है, इसका जो मापन है, मेजरमेंट आप इसे बोलते हैं, इसका जो मेजरमेंट है वो कितनी विधियों से किया जाता है। तो इसका मेजरमेंट दो विधियों से किया जाता है। कितनी विधियों से? दो विधि से किया जाता है। दो विधि हमारे पास में है, टू मेथड, ओके। इसकी मापने की कितनी विधि है हमारे पास में? दो विधि। कौन कौन सी विधि है? तो याद ये रखना है मेरे साथियों, एक विधि का नाम क्या है? तो याद रखना है, एक विधि का नाम है मेरे दोस्त जिसे आप बोलते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, इसको लॉरेंज कर्व बोल देते हैं। वक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कर्व। कर्व के नाम से भी जाना जाता है।
तो आप इसे लिखेंगे लोरेंज कर्व, लोरेंज कर्व। और दूसरा है मेरे साथियों जिसका नाम है गिनी गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? गिनी गुणांक के नाम से जानते हैं, गिनी गुणांक, है ना, गिनी मल्टीप्लायर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो लिखेंगे गिनी मल्टीप्लायर। ओके, तो लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक आप इसे कहते हैं। ओके, ये दो प्रकार की, मतलब दो प्रकार से इसका मापन किया जाता है। आओ सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? तो लोरेंज वक्र के बारे में बात कर लें, है ना। रविंद्र कुमार मिश्रा जी, सर क्या मेरा प्रश्न उत्तर लायक नहीं रहता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रहता है। आप बताएं सवाल क्या है आपका, मैं पढ़ नहीं पाया, क्षमा चाहूंगा आपसे। नहीं सर, आपने एक पेज छुड़वाया था, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ये अभी बाकी है, पता चल जाएगा। मुद्रास्फीति पर कैसे कैसे नियंत्रण होता है इसके प्रकार मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करना, आप खुद ही आंसर दे दोगे उसका। अब तो देने के लायक भी हो आप कि मुद्रास्फीति, है ना। हरदेश शुक्ला जी कह रहे हैं सर आप थोड़े से पगलू हो क्या? थोड़े से नहीं भाई, पूरा ही पगलू हूं मैं, पूरा का पूरा पागल हूं, पूरा का पूरा पागल। देखो हम लिखते हैं लोरेंज वक्र के बारे में, लोरेंज वक्र के बारे में, लोरेंज वक्र, है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लोरेंज कर्व के बारे में हम बातचीत करते हैं, लोरेंज कर्व, लोरेंज कर्व के बारे में हम बातचीत करते हैं, लोरेंज कर्व। अच्छा, अगर सवाल यह पूछा जाए कि लोरेंज कर्व का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखना ये 1905 में किया गया था। इसका प्रतिपादन किसने किया? 1905 में प्रोफेसर लोरेंज ने किया था, प्रोफेसर लोरेंज, 1905 में प्रोफेसर लोरेंज, प्रोफेसर लोरेंज ने इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ओके, अगली बात, अगली बात मेरे साथियों, ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लिखेंगे यह आय की असमानता को दर्शाता है, यह आय की असमानता, इन इक्विलिटीज ऑफ इनकम या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आ गई बात समझ में? यह आय की असमानता को दर्शाता है, यह आय की असमानता को दर्शाता है। आ गई बात समझ में? यह आय की असमानता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है वो जरा देखो, देखना जरा। आप सब जानते हैं कि ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये जीरो मूल बिंदु। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस लोरेंज कर्व में क्या किया जाता है, एक रेखा खींची जाती है और इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलिटी लाइन। क्या बोलते हैं इसको? समता रेखा, समता रेखा, इक्विलिटी लाइन के नाम से जानते हैं। और लोरेंज कर्व जो है वो कहां पर है? ये यहां पर, ये इसको थोड़ा दूसरे उससे कर दूं क्या मैं, अलग पेज से? पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है आज, है ना। रुको रुको, बेंडा गया है, बेंडा गया। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? बेंडा जाना। अरे भाई मिट जा। बेंडा ही गया है। देखो यहां इसको बोलते हैं लोरेंज कर्व। ये अरे अपने आप क्यों चल रहा है बोर्ड? ये है लोरेंज कर्व, लोरेंज कर्व आप इसे बोलते हैं, एलसी। अब यहां पर ये देखना कि लोरेंज कर्व पर दूरी कहां पर है, मतलब इस लोरेंज कर्व और समता रेखा के बीच में गैप कहां पर है, गैप कहां पर है। तो याद रखना है मेरे साथियों, यहां पर गैप है, यहां पर ये सबसे ज्यादा गैप है, बीच में सबसे ज्यादा गैप है। इसका मतलब है यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर मोदी जी खड़े हैं, तो मेरे में और मोदी जी में इनकम में बहुत सारा डिफरेंस है। आ गई बात समझ में? इनकम में बहुत सारा डिफरेंस है। तो जैसे जैसे मैं इधर आऊंगा मेरे साथ, यहां पर दूरी सबसे कम है, यहां पर भी दूरी सबसे कम है, बीच में दूरी सबसे ज्यादा है, बीच में दूरी सबसे ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस लोरेंज वक्र की डिस्टेंस इस इक्विलिटी लाइन या समता रेखा से जितनी ज्यादा दूर होगी, हम ये कहेंगे कि आय की असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर अगर दूरी जितनी कम होगी, हम कहेंगे कि आय की असमानता उतनी ही कम होगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब शेष वार्ता आपसे करेंगे कल, इसके बारे में थोड़ा सा कल और बता दूंगा, ठीक है।
कैसी लगी आपको ये क्लास? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, है ना। और अगर आपको प्यारी सी लगी हो क्लास, अच्छी लगी हो, तो प्लीज, है ना, शायद एक सर्वे का ऑप्शन आएगा, उस सर्वे के ऑप्शन में आप डिटेल भर सकते हैं। ओके। हाँ, कुछ शायद इशू आया था इसके अंदर, इस वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी चिंता मत करिए आप, है ना। ये भी एक बार रिफ्रेश हो जाएगा ना तो वो सही भी हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, चलो यहां तक की पूरी कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की है अपनी जुबानी। तो बाकी चर्चा अब हम करेंगे आपसे कल। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे, नई उम्मीद, नई रोशनी, नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। ओके। ओके, पहुंच गई है। अब आपसे मिलेंगे हम कल। तो चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। किसी का कोई सवाल हो तो रुक जाइए। सर क्या बताएं, क्या बताएं? बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छी लग रही सर। ओके ओके, नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। कलाकार हैं आप, कलाकार। कलाकार तो हर एक व्यक्ति है ना। लैपटॉप में सर्वे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।